तो स्टूडेंट्स हम नर्वस सिस्टम से रिगार्डेड बातें कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम जो है दो टाइप्स के हैं हमारे बॉडी के अंदर। पहला जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब हिंदी में उसे कहा जाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होता है और फर्दर बॉडी के अदर पार्ट्स में जो है उसकी जो नर्व्स है, उसकी जो ब्रांचेस है वो जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक। हमारी बॉडी में दो तरीके के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। एक केमिकल होता है और एक इस तरीके का होता है। तो अभी फिलहाल हम इस पर बात कर रहे हैं। तो आगे चले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, ठीक है, इस नर्वस सिस्टम में क्या होता है। जैसे हमने कहा कि भाई ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दो ऑर्गन हो गए, है ना। अब इस नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है, इस नर्वस सिस्टम के अंदर टोटली नर्व्स होती हैं, ठीक है। सारी की सारी जितनी भी तंत्रिकाएं होती है, जितनी भी नर्व्स होती हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व होती हैं, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, चाहे वो ब्रेन से निकल रही है। दो ही जगह से अराइज होती है हमारी जो नर्व्स हैं, या तो डायरेक्ट ब्रेन से अराइज होती हैं तो उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और अगर वो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं तो उन्हें स्पाइनल नर्व बोलते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पर दो तरीके की नर्व्स होंगी, ठीक है। एक तो क्रेनियल नर्व्स होंगी और एक होंगी स्पाइनल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम परिधि तंत्रिका तंत्र में समस्त तंत्रिकाएं आती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें दो तरह की तंत्रिकाएं होंगी, एक क्रेनियल होंगी और एक स्पाइनल। क्रेनियल मतलब जो डायरेक्ट ब्रेन से अराइज होती है, और स्पाइनल मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। फिर उनमें भी अगर हम फंक्शंस के बेसिस पर बात करें, कार्य की दृष्टि से देखें, तो दो प्रकार की नर्व होती है, सेंसरी और मोटर, है ना। सेंसरी का मतलब संवेदी तंत्रिकाएं और मोटर का मतलब होता है मोटर तंत्रिकाएं, ठीक है। तो सेंसरी का मतलब है कि जो सेंस ऑर्गन से जो है मैसेजेस लाकर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को जो है देती है, ठीक है। और मोटर नर्व जो उन सेंस का आंसर करती है और फर्दर उस टारगेट ऑर्गन को जो है भेजती हैं ताकि वो अपना रिस्पॉन्ड दे सके, ठीक है। ये दो तरीके की होती है। तो सेंस का मतलब, संवेदी का मतलब हमने कुछ भी छुआ, हमने कुछ भी देखा, हमें कुछ भी फीलिंग हुई, इन सभी प्रकार की जो संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को लेकर ये जो तंत्रिकाएं होती है कहाँ पर जाती हैं, मस्तिष्क में जाएंगी या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगी। फिर वहाँ से प्रोसेसिंग होगी, वहाँ से जो आंसर आएगा, जो भी रिस्पॉन्ड के लिए हमें कहा जाएगा हमारी नर्व्स को, वो सारी जो नर्व्स हैं उनको हम कहेंगे मोटर नर्व, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो तरीके की नर्व है। अब देखो आगे, तो जो मोटर नर्व होती है ना, जो कि ऑर्गन्स को रिस्पॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब ऑर्गन्स से काम करवाती है कि हाथ को इस तरीके से मूव कराना है, ठीक है, या फिर हमने कुछ देखा, हमने कुछ सुना, उस तरीके का कोई भी रिस्पॉन्ड जो है मोटर नर्व्स कराती हैं। तो उसमें भी दो टाइप से हमने पढ़ा था, ऑटोनोमिक और सोमेटिक। ये सब हम पहले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, है ना। मैं फटाफट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो ऑटोनोमिक का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमिक का मतलब है कि यहाँ पर जो नर्वस सिस्टम है इसमें इनवॉलेंटरी मसल्स होती है सारी, है ना। मतलब कि ऐसी मसल्स या ऐसी शरीर की ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जैसे पाचन, हृदय की गति, श्वसन, इस तरीके की, ठीक। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब कि जहां पर वॉलेंट्री जो है एक्शंस होते हैं सारे, जो कि ऐच्छिक क्रियाएं होती है जिन पर हमारी बॉडी का कंट्रोल होता है, ठीक है, हमारा कंट्रोल होता है। फिर एक और चीज कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरीके के न्यूरॉन्स, मतलब दो न्यूरॉन्स काम करेंगे। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरॉन्स काम करेंगे और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में केवल एक न्यूरॉन होता है। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए कि देखो, सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, वॉलेंट्री एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि जैसे मेरा हाथ यहाँ पर है, मैंने कहा कि हाथ उठाना है, मैंने उठा लिया, ठीक है। तो ये केवल वन वे वाला काम हो गया, मतलब कि यहाँ पर हाथ को कोई सेंस नहीं हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हाथ को अगर गर्म लगेगा तो फिर मैसेज ब्रेन पर जाएगा, फिर ब्रेन बोलेगा कि उसको उठा लो, तो वो उठाएगा। तो यहाँ पर दो न्यूरॉन काम कर रहे थे। एक तो वो न्यूरॉन जो हीट है उसका मैसेज लेकर ब्रेन तक गया, और दूसरा वो न्यूरॉन जो वहाँ से मैसेज लेकर हाथ तक आया। बट जब हम मूवमेंट की बात करते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अभी या हाथों का मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसा मूवमेंट जो वॉलेंट्री हो, जो ऐच्छिक हो, उसमें केवल एक ही तरीके का न्यूरॉन होता है जो कि ब्रेन से डायरेक्ट सिग्नल्स को लेकर आता है और टारगेट ऑर्गन तक जो है उसको सप्लाई करता है, ठीक। तो मतलब कि इसमें एक ही तरह का न्यूरॉन काम करेगा। पर यहाँ पर ऑटोनोमिक में दो तरीके के न्यूरॉन, मतलब एक मैसेज को लाने वाला और दूसरा उसको ले जाने वाला, ठीक है। यहाँ पर दोनों तरीके से काम होगा।
फिर इसमें भी देखो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो मेन हमारा जो नर्वस सिस्टम है पीएनएस के अंदर जो हमको पढ़ना है वो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम मतलब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक, अब ये दोनों क्या होते हैं इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर दो न्यूरॉन्स जो हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा कर बता देता हूँ। यहाँ पर हमें दो टर्म पढ़ने पड़ेंगे, एक होगा हमारा गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है, और दूसरा नर्व्स क्या होती है ना। तो गैंग्लिया और नर्व्स ये दोनों क्या चीज़ें होती है, जैसे कि न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन का जो बंच है उसको हम नर्व कह सकते हैं, या न्यूरॉन जो तंत्रिकाएं होती हैं हमारी, उन तंत्रिकाओं के गुच्छे को हम क्या कहेंगे, उन तंत्रिकाओं के गुच्छे को हम कहेंगे कि ये नर्व्स है। ठीक है, अब इसको अगर मैं इस तरीके से बताऊं कि ये देखो ये हमारी एक हमारा न्यूरॉन था इस तरीके से, ठीक है, ये न्यूरॉन था इस तरीके से, हमने पढ़ा इसका स्ट्रक्चर, और ये इसमें नीचे से इस तरीके से डेंड्राइट्स जो है उसके निकल रहे हैं। ठीक, एक रफ डायग्राम मैंने बनाया, यहाँ पर इसके डेंड्राइट्स है इस तरीके से, ठीक है, और ये जो थी इसकी सेल बॉडी थी। अब देखो कि गैंग्लिया क्या होता है, पहले वो समझो। गैंग्लिया का मतलब है कि देखो कोई भी नर्व जब जा रही है तो उस नर्व में केवल एक न्यूरॉन नहीं होता है, उस नर्व में बंच ऑफ न्यूरॉन, मतलब कि कई न्यूरॉन्स का एक बंच होता है, कई न्यूरॉन्स का एक गुच्छा होता है। ठीक है, तो वो जो गुच्छा है जब इस तरीके से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टच करता है तो सेल बॉडी न्यूरॉन्स की, मान लो कि एक नर्व के अंदर 4 न्यूरॉन है ना, तो चारों की जो सेल बॉडी है जहां पर आपस में टच हो रही है ना, आपस में जहां पर वो टच हो रही है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक और न्यूरॉन बनाता हूँ, ये दूसरा न्यूरॉन आ गया इस तरीके से, है ना, तो ये जो दूसरा न्यूरॉन आया, ये पहला न्यूरॉन, इन दोनों की बॉडी जो है आपस में क्या हो रही है, टच हो रही है। इस तरीके से वो जगह जहाँ पर सेल बॉडी किसकी, सारे न्यूरॉन्स की, तो न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो एक दूसरे से मिलकर के और हम कह सकते हैं कि एक बंच बनाती है, उसको हम कहेंगे कि ये गैंग्लिया है ना, उसको क्या कहेंगे हम, गैंग्लिया। समझ में आ रहा है गैंग्लिया क्या होता है भाई, न्यूरॉन तो पूरा ही बंच है ना, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ आपस में कैसा है, मिक्स है, बट मिक्सिंग जो सेल बॉडी की मिक्सिंग हुई है उसको क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर जगह को कहा जाता है गैंग्लिया, है ना। और ये नीचे वाला जो देखो ये क्या था, ये क्या था हमारा एक्सॉन, एक्सॉन था कि नहीं था, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन, दूसरे न्यूरॉन का एक्सॉन, तीसरे न्यूरॉन का एक्सॉन, चौथे न्यूरॉन का एक्सॉन, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स हो गए। उन सभी के जो एक्सॉन्स है ना, उन एक्सॉन्स के बंडल को हम क्या कहते हैं कि नर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, नर्व। ठीक है, तो इन सेल बॉडीज के बंडल को कहेंगे हम गैंग्लिया, और एक्सॉन के बंडल को हम कहेंगे क्या, नर्व। बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो ये दो चीज हमको याद रखना है कि गैंग्लिया मतलब क्या और नर्व मतलब क्या। नर्व तंत्रिका का मतलब कि कई सारे जो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन्स है उनका बंच होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलो, तो हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरीके की नर्व है, एक है क्रेनियल नर्व और दूसरी है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व के 12 पेयर्स होते हैं हमारे पास, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्रेनियल नर्व के 12 पेयर है और स्पाइनल नर्व के 31 पेयर है। ये तो हमने कल ही पढ़ा, स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ा था कि स्पाइनल नर्व के कितने पेयर है, 31, जो कि सबके सब कहाँ से अराइज होंगे, स्पाइनल कॉर्ड से। और क्रेनियल नर्व के कितने पेयर्स हैं, 12 पेयर्स हैं, जो कहाँ से अराइज होंगे, जो कि आपकी जो ब्रेन है वहाँ से अराइज होंगे, ठीक है। चलो फिर आगे चलो, तो मैं आपको दिखा रहा था कि जैसे हमने कहा कि सोमेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें मैंने कहा था कि इसमें एक न्यूरॉन होता है और इसमें कितने न्यूरॉन होते हैं, 2 न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं वो भी देख लो जरा, कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये टारगेट ऑर्गन है, देखिए जैसे ये हमारा टारगेट ऑर्गन है कोई, है ना, इस टारगेट ऑर्गन से न्यूरॉन आ रहा है, ये न्यूरॉन है हमारा कोई भी, ठीक। अब ये जो न्यूरॉन है टारगेट ऑर्गन से आ रहा है, ये एक न्यूरॉन हो गया, हमने कहा कि भाई ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये न्यूरॉन जो है, अगर हम सोमेटिक की बात करें, है ना, सोमेटिक में एक न्यूरॉन काम कर रहा है, मतलब कि मान लो ये ब्रेन से अराइज हो रहा है,
है ना, ये ब्रेन से अराइज हुआ और कहाँ गया, डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पर, ठीक है। ये हमारा ऑर्गन है, मान लीजिए हाथ है, पैर है, जो भी है ना, जिसको ये मूव करने के लिए मैसेजेस लेकर आएगा कहाँ से, ब्रेन से। तो यहाँ पर सोमेटिक जो सिस्टम है हमारा, जो वॉलेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें एक ही न्यूरॉन के थ्रू मूवमेंट हो रहा है ना, मतलब ब्रेन से सिग्नल आया एक न्यूरॉन के थ्रू और हाथ पैर वगैरह जो भी आपका मूवमेंट है, वॉलेंट्री एक्शन जो हो रहा है, वो सब इसी एक न्यूरॉन की वजह से हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन नहीं है, यहाँ पर जहाँ से ये अराइज हुआ है और जहाँ पर ये एंड हुआ है, ये एक न्यूरॉन है। तो इसको इसीलिए हमने कहा कि इसमें एक न्यूरॉन है। अब अगर दूसरे की बात करें ऑटोनोमिक की, तो ऑटोनोमिक में क्या होगा, ऑटोनोमिक में देखिए जरा क्या ऑटोनोमिक में मान लीजिए CNS, मतलब कि वही ब्रेन वगैरह से कोई न्यूरॉन निकला इस तरीके से, है ना, तो यहाँ पर जो है ये गैंग्लिया बनाएगा पहले, तो मतलब ये बंच में आएगा न्यूरॉन, भाई कई सारे न्यूरॉन निकल रहे हैं ब्रेन के अंदर से, तो ये गैंग्लिया बना, है ना ये लिख दिया मैंने गैंग्लिया बन गया। अब गैंग्लिया से जो है, ठीक है, यहाँ से जो न्यूरॉन्स निकलकर अलग अलग अपने टारगेट ऑर्गन्स पर जाएंगे, कोई हाथ की तरफ चला गया, कोई पैर की तरफ चला गया, है ना, कोई आंखों की तरफ चला गया, कोई लीवर, कोई किडनी, इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पर दो न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन्स कौन सा होगा, जो CNS से निकला है, और दूसरा न्यूरॉन क्या होगा, जो कि टारगेट ऑर्गन तक जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर सेंसरी और मोटर, हम कहेंगे कि एक न्यूरॉन मैसेजेस को लाने का काम कर रहा है, दूसरा उसको जो है वापस ले जाने का काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखो गैंग्लिया को देखते हुए हम इन दोनों को दो भागों में बांट देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये गैंग्लिया से पहले है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्री गैंग्लिएटिक, है ना, न्यूरॉन, मतलब गैंग्लिया से पहले है, और इसको क्या कह देंगे हम, पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। जो न्यूरॉन गैंग्लिया से पहले है उसको प्री, और जो न्यूरॉन गैंग्लिया के बाद में उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट, ठीक है। बस इतना सही अंतर है। तो इसी तरीके से ऑटोनोमिक न्यूरॉन काम कर रहे हैं और सोमेटिक में एक न्यूरॉन काम कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात सभी को समझ में आती है, ठीक है। तो अब देखो, अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर इन दोनों के ऊपर जो हमको पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है हमें, आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों क्या होते हैं। देखो, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये कौन सी कंडीशन में फंक्शन करता है, कौन सी कंडीशन में वर्क करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस की कंडीशन में काम करता है। जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं या कोई सडन रिस्पॉन्स हमको देना होता है, तो जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है काम करता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करेगा, जबकि कंडीशन रिलैक्स है ना, रिलैक्स कंडीशन में है, ठीक। चलो तो आगे देखते हैं कि ये कहाँ पर है और किस तरीके से इनका काम हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, है ना, स्ट्रेस में जब हमारी बॉडी होती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। स्ट्रेस में जब हमारी बॉडी होती है, या मान लीजिए कोई एक इमोशन में है, डर, हमें किसी चीज़ से डर लग रहा है ना, तो डर के समय क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। पहले तो आंखें जो है हमारी बड़ी बड़ी हो जाती है ना। दूसरे बात हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ेगी तो रेस्पिरेशन ऑब्वियसली पहले ही बढ़ चुका होगा, तभी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ गई, रेस्पिरेशन बढ़ गया, ठीक। फिर उस समय जब हमें टेंशन होता है किसी चीज़ का, तो भूख नहीं लगती है ना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है ना, कि कभी कभी एग्जाम्स के टाइम पर खाना पीना हम भूल जाते हैं, या कोई ऐसा घर में टेंशन हो जाता है, तो फिर हमें भूख वगैरह उस समय फील नहीं होती। हालांकि फूड की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, बट वो फील नहीं होता उस समय के लिए। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उस समय हम कौन सी कंडीशन में, स्ट्रेस में। तो स्ट्रेस में क्या क्या होगा, आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर हमारा जो मुंह है वो सूख जाता है डर के समय, हमने देखा होगा, तो मतलब कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो भी क्या कर रही है, कुछ देर के लिए अपना फंक्शन बंद कर देती है। फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, मतलब उस समय के लिए वो खाना पचाने का काम बंद कर देता है। फिर एड्रीनल जो ग्लैंड होती है, जो कि किडनी के ऊपर होती है, वहाँ से हमने देखा था ना कि स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है, एड्रेनलिन, तो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। और उस समय के लिए जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, स्ट्रेस के समय। तो अब जो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम में कहाँ से, देखो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है और वो किस तरीके से क्या क्या फंक्शन कर रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्ट्रेस की कंडीशन में ये सारी चीज़ें होती है। अब देखो, मान लो ये हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन से जो है इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक गई, ये हमारा मान लो ये मेड्यूला ऑब्लंगाटा है, ठीक।
आगे चलो, तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक होता है भाई, ये होता है थोरेसिक जो रीजन होता है हमारा, है ना, थोरेसिक रीजन यहाँ कहीं से होगा। तो थोरेसिक रीजन में जो T1 है, मतलब कि वहाँ की जो पहला जो सेगमेंट होता है या पहली बोन जो होती है T1, है ना, ये सब मैंने कल आपको बता चुका हूँ। तो T1 से लेकर के L2 तक, मतलब कि लंबर सेक्शन की L2 दूसरी जो बोन होती है या दूसरा जो उसका सेगमेंट होता है, वहाँ तक जो है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब कि इन्हीं के बीच से वो नर्व्स निकलती हैं जो स्ट्रेस के समय हमारी बॉडी में चेंज करती है, ठीक है। ये मतलब हुआ कि भाई T1 मतलब कि आपका जो थोरेसिक रीजन है उसकी पहली बोन से नर्व जो निकल रही है वहाँ से ये शुरू हो जाएगा और कहाँ तक चलेगा, L2 तक। L2 का मतलब लंबर रीजन की जो दूसरी आपकी जो बोन है वहां तक, है ना। और इसी के बीच में जितनी भी नर्व्स निकल रही हैं, वो नर्व्स क्या कर रही हैं, वो नर्व्स कर रही हैं वो नर्व्स इन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। अब देखो कहाँ से कौन कौन सी, यहाँ से ये देखो इस तरीके से ये आई के लिए हम एक एक करके एक एक आपकी जो, ठीक है, उनका डायग्राम बनाते हैं। देखो जरा कि ये तो हो गया हमारा क्या, गैंग्लिया में अब ये गया आई के पास, एक नर्व निकली भाई थोरेसिक रीजन से शुरू हो गई, एक नर्व निकली वो किसके पास गई, आई के पास। मतलब जब हमको स्ट्रेस होगा तो आई क्या हो जाएंगी, डाइल्यूट हो जाएंगी, आंखें की पुतलियां फैल जाएंगी। वो किसकी वजह से होगा, वो यहाँ से ये जो नर्व्स निकल रही है जो आई तक जा रही है इसकी वजह से होगा, ठीक। फिर दूसरा देखो, तो दूसरा जो निकल रहा है सलाइवा को, मतलब सलाइवरी ग्लैंड को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तीसरा जो निकल रहा है वो किसको इफेक्ट करेगा, हार्ट बीट को। यहाँ से चौथी जो नर्व्स निकलेगी वो किसको इफेक्ट करेगी, लंग्स को, ठीक। लंग्स के बाद स्टमक, है ना, स्टमक या डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एक और आता है हमारा लीवर भी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, है ना, उसके बाद में आपका जो है लीवर के बाद हो गया एड्रीनल ग्लैंड और लास्ट में जो है यूरिनरी ब्लैडर, है ना, यूरिनरी ब्लैडर। तो जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के समय हमारी बॉडी जो भी फंक्शन शो करती है, जो भी कंडीशन शो करती है, वो सब इन्हीं नर्व्स की वजह से होती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, ये L2 हो गया। यहाँ पर हमारा जो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स है वो खत्म हो जाती है ना। ऊपर के रीजन से जो नर्व्स निकल रही है वो इन कामों को नहीं करेंगी, वो अलग फंक्शन करेंगी। नीचे के पोर्शन से जो नर्व अगर कोई निकल रही है तो वो अलग फंक्शन को करेगी, ठीक है। बट अगर इन दोनों के बीच से जो भी नर्व्स निकल रही है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही हमें स्ट्रेस हुआ तो क्या हुआ, हमारी जो आई, अच्छा एक और चीज पहले बता दूं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो भी आपकी नर्व्स है उसमें आप देखोगे कि ये तो हो गया गैंग्लिया, है ना। तो गैंग्लिया में ये हो गया प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन और ये हो गया पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन। बात समझ में आ रही। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि भाई यहाँ पर प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन बड़ा होता है या पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन बड़ा होता है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरॉन बड़ा होता है, पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन जो है वो बड़ा होता है और प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन जो है वो छोटा होता है, ठीक है। बीच में गैंग्लिया आ गया, इसी वजह से इसको हम डिवाइड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो क्या होगा कि हमारी जो आईज हैं वो डाइल्यूट हो रही हैं, सलाइवा जो है, मुंह जो है हमारा वो सूख रहा है, ठीक है। फिर हार्ट बीट बढ़ रही है, लंग्स जो है उनका साइज बढ़ रहा है, ब्रोंकियल्स का, इसकी वजह से रेस्पिरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर स्टमक में मैंने बताया कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट नहीं होंगे, लीवर अपना फंक्शन बाइल जूस वगैरह जो भी वो प्रोड्यूस करता है वो कुछ समय के लिए जो है वो रुक जाएगा, देखो, है ना, कुछ समय के लिए होता है, ये तो बहुत थोड़ी चीज़ों के लिए। और अगर स्ट्रेस में आदमी ज़्यादा देर तक रहता है तो फिर उसको परमानेंट कोई डिजीज होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि टेंशन फ्री रहना चाहिए हमें, ताकि किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस से हमारी बॉडी के सभी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जनरली लोगों को लगता है कि स्ट्रेस से केवल ब्रेन जो है वही डिस्टर्ब होता है, बट अगर ब्रेन डिस्टर्ब हो रहा है तो ऑब्वियसली सारे फंक्शन जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर अगला देखो तो एड्रीनल ग्लैंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
है ना। जैसे ही स्ट्रेस हुआ तो मैसेज जाएगा किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करेगी। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, स्ट्रेस हार्मोन हमारा एड्रेनलिन है। एड्रेनलिन क्या करेगा, एड्रेनलिन एक्चुअल में सबसे पहले एड्रेनलिन ही होता है जो ये सब काम कर रहा है ना। मतलब एड्रेनलिन जब रिलीज होगा उसी के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगेगी, उसी के बाद आपका रेस्पिरेशन बढ़ने लगेगा, उसी के बाद आपका स्टोमक जो है वो काम करना थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देगा, लीवर भी, आइज भी। मतलब कि एड्रेनल जो हार्मोन्स होता है वो जैसे ही रिलीज होता है तो ये सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। फिर अंत में क्या हुआ कि यूरिनरी ब्लैडर मतलब जो हमारा मूत्राशय है वो भी क्या हो जाता है उस समय के लिए उसमें हम कह सकते हैं कि उसकी जो मसल्स हैं वो काम नहीं करती है। मतलब कि स्ट्रेस की कंडीशन में जैसे भूख प्यास वगैरह कुछ नहीं लग रही है तो वैसे ही जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है उस पर भी क्या होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा और इसी वजह से वो भी इफेक्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, ठीक। अब अगर हम देखें तो इसमें नर्व्स कहां से निकल रही है, थोरेसिक रीजन से निकल रही है और लंबर रीजन से निकल रही है। मतलब कि अगर हम इसको कहें तो क्या कह सकते हैं, थोरेको लंबर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, थोरेको लंबर एरिया होता है या थोरेको लंबर, इसको हम नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं क्योंकि इन्हीं दोनों रीजन से उससे संबंधित जो नर्व्स है वो निकल रही है, ठीक है। इतनी बात सभी को क्लियर होती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब कि जहां पर स्ट्रेस के समय हम काम कर रहे हैं। अब यही सब चीजें जब स्ट्रेस चला गया है ना, मतलब अगर हमें किसी चीज से डर लग रहा था वो चीज वहां से जा चुकी है या हम स्ट्रेस फ्री अब हो चुके हैं तो क्या होगा, अब जब हम स्ट्रेस फ्री होंगे तो क्या होगा कि जो आंखें हमारी डायल्यूट हो चुकी थी वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी, हार्ट बीट जो बढ़ चुकी थी वो नॉर्मल हो जाएगी, सलाइवा जो रुक चुका था वो क्या हो जाएगा, वो वापस रिलीज होने लगेगा, ठीक। उसी तरीके से स्टमक डाइजेशन, ठीक है, लीवर अपना हार्मोन रिलीज करेगा या बाइल जूस रिलीज करेगा। फिर उसके बाद में आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्ट्रेस हार्मोन को बनाना बंद कर देगा, ठीक। जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन बनना बंद हुआ तो ये सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, इसको निकालने का मतलब क्या है ना, एड्रिनलिन जो हार्मोन है भाई, जैसे हम कह रहे हैं कि स्ट्रेस के समय ये सब चीजें बढ़ रही हैं या कुछ कम भी हो रही है, तो उससे हमें हासिल क्या हो रहा है ना, हम उससे क्या करना चाहते हैं, हार्ट बीट बढ़ा करके हमें क्या फायदा हो गया बॉडी को। तो देखो, हार्ट बीट बढ़ाने पर या एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज जब होता है बॉडी में तो हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ना। जैसे हमें किसी चीज से डर लग रहा है और हम वहां से भागना चाहते हैं और नॉर्मली हम भागने हमारी आदत नहीं है दौड़ने की, है ना, रनिंग करने की आदत नहीं है, बट उस समय के लिए स्ट्रेस के समय जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होगा तो हमारे अंदर वो एक क्षमता आ जाती है, कैपेसिटी आ जाती है कि हम तेजी से वहां से रन कर सके, तेजी से अगर कोई चीज हमारे पास आ रही है तो उससे हम अपना बचाव कर सकें। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ना। हार्ट अगर ज्यादा पंपिंग करेगा मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगी आपके ऑर्गन्स तक, ऑक्सीजन ज्यादा अगर सप्लाई हो रही है, ठीक है, तो आपकी बॉडी की जो एक्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, ठीक। उस समय के लिए आपको भूख परेशान नहीं करेगी, उस समय के लिए आप सलाइवा का भी सिक्रीशन नहीं हो रहा है, उस समय आपका यूरिन का सिक्रीशन भी नहीं हो रहा है, लीवर भी अपने फंक्शन उस समय के लिए, मतलब कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है जिनकी वजह से जनरली हम वीक पड़ जाते हैं। जैसे होता है ना कि भाई एक लंबे समय तक हम पढ़ नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि भूख लगती है, नींद आने लगती है, इस तरीके की चीजें होती है। तो हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करता है हमारा एड्रेनलिन हार्मोन और ये स्ट्रेस हार्मोन होता है। अब चलो दूसरी तरफ की अगर हम बात करें, है ना, दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो अब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, मतलब कि परानुकंपी तंत्र, है ना। परानुकंपी तंत्र में क्या क्या होगा, कौन कौन सी नर्व कहां से निकलेगी, जरा देखो उसको भी। तो सबसे पहले तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नाम क्या दिया गया, हमने कहा है क्रेनियोसैक्रल, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा सबसे ऊपर वाला सेक्शन था स्पाइनल कॉर्ड का, है ना, क्रेनियल रीजन, वहां दूसरा सबसे नीचे वाला जो पोर्शन था कौन सा था, वो सैक्रल रीजन। यहाँ पर बताया था मैंने 4 बोन्स होती हैं जो फ्यूज हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो अब देखो नर्व्स कहाँ से निकल रही है, सबसे पहली बात तो इसने पहले ही क्लियर कर दिया हमने कि रेस्ट की कंडीशन, विश्राम की अवस्था में ये जो तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, ये काम कर रहा है, या फिर शरीर को विश्राम की अवस्था में लाने के लिए ये उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो देखो क्रेनियल नर्व से सॉरी, यहाँ पर ये जो सेगमेंट है सबसे ऊपर वाला, यहाँ से नर्व निकली, ये गई आई के पास, ठीक, यहाँ से एक नर्व निकली, ये गई के पास।
अब इसके बाद जो तीसरे नंबर की नर्व्स होती है वो होती है वेगस नर्व। कौन सी होती है? वेगस नर्व। वेगस नर्व जो होती है ये ब्रांच्ड, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, है ना, जिसमें से देखेंगे हम कि एक ब्रांच जाती है हार्ट के पास, जो हार्ट बीट को क्या कर देती है? कंट्रोल कर लेती है। दूसरी ब्रांच जाती है लंग्स के पास, जो लंग्स की जो रेस्पायरेशन हो रही है, ओवर रेस्पायरेशन, उसको सांस जो फूल जाती है एकदम, उसको कंट्रोल कर लेती है। फिर तीसरी जाती है स्टमक के पास, है ना, स्टमक जो भी अपना काम उसने बंद कर दिया उसको प्रॉपर वो वापस शुरू करती है। और फिर जाती है ये एक एड्रिनल के पास, तो एड्रिनल को भी कहती है कि भाई तुम अब हार्मोन बनाना बंद कर दो। ठीक, तो मतलब कि वेगस जो नर्व है हमारी, वेगस नर्व जो है उसकी कई सारी ब्रांचेस है, और वेगस नर्व एक क्रेनियल नर्व है, और वेगस नर्व जो होती है सबसे हम कहें अगर उसको कि ये लॉन्गेस्ट नर्व है, मतलब कि सबसे बड़ी नर्व है। क्रेनियल नर्व में सबसे बड़ी नर्व वेगस है और उसमें सबसे ज़्यादा ब्रांच भी होती है। अब इसी तरीके से आगे देखो कि ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ से एक नर्व निकलती है जो कि जाती है कहाँ पर? जो कि जाती है यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, और उसको जाकर के रिलैक्स करती है, उसको जाकर के वापस से डाइल्यूट कर देती है। ठीक है, अब इन नर्व्स में देखो सब में क्या हो रहा है कि अभी जो इससे पहले मैंने बनाया था तो वहाँ पर जो प्री वाला पोर्शन था वो छोटा था, और पोस्ट वाला जो पोर्शन है वो कैसा था? बड़ा था। अब इनमें अपोजिट होगा, इनमें सब कुछ उल्टा होता है। कैसे? कि जो प्री वाला पोर्शन है वो बड़ा होता है और पोस्ट वाला जो पोर्शन है वो कैसा होता है? छोटा। मतलब प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन साइज में बड़ा है और पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन साइज में छोटा है। ठीक, सभी नर्व्स में ऐसा ही होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी नर्व्स यहाँ पर निकल रही है पैरा और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व है, उन सभी में प्री गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स जो है वो बड़ा है साइज में, और पोस्ट गैंग्लियोटिक न्यूरॉन्स जो है वो कैसा है? साइज में छोटा है। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है एक्चुअल में एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, है ना। एक स्ट्रेस में काम करेगा तो एक रिलैक्स की कंडीशन में काम करेगा। एक बॉडी को स्ट्रेस में लेकर आता है, दूसरी बॉडी को क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है। फाइन स्टूडेंट, और बॉडी का रिलैक्स होना और स्ट्रेस में होना, उस समय हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो कि सब बेसिकली किससे रिलेटेड होते हैं? एड्रीनल हार्मोन से। ये हार्मोन जैसे ही सिक्रीट होगा बॉडी में तो ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और इसका सिक्रीशन बंद हुआ तो ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएंगी? बंद हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हमने देख लिया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम चलते हैं आगे। बॉडी में जो हमारी बॉडी है उसमें हमने कहा कि भाई 12 पेयर है क्रेनियल नर्व के, है ना, और 31 पेयर है किसके? स्पाइनल नर्व के। तो उन जो 12 क्रेनियल नर्व्स है उनको हम एक एक करके देखते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं वो भी देखते हैं, और उन नर्व्स का टाइप्स क्या होता है, मतलब वो सेंसरी है कि मोटर नर्व है, उसको भी हम देखते हैं, है ना। तो स्क्रीन पर आपको टेबल दिखाई दे रहा है, एक सभी को दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो टेबल है ये पूरी की पूरी 12 पेयर नर्व्स जो है हमारी क्रेनियल नर्व्स। ठीक है भाई, तो देखो अब हमने ये पूरी लिस्ट बना रखी है। तो देखिए अब क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 पेयर है हमारे पास बॉडी के अंदर, और जो सबकी सब कहाँ से निकलती हैं? ब्रेन से निकलती हैं। ठीक है, और बॉडी के अलग अलग पोर्शंस में जाती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो है 31 पेयर्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको तो हम छोड़ दें, क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स में देखो पहली नर्व्स कौन सी है? ऑल फैक्टरी नर्व्स, है ना। ऑल फैक्टरी नर्व्स का मतलब, ऑल फैक्टरी जो एक टर्मिनोलॉजी होती है वो किससे रिलेटेड होती है? वो ऑर्डर से रिलेटेड। ऑर्डर का मतलब स्मेल, है ना। तो ऑल फैक्टरी मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल। हमें किसी भी चीज का जब सेंस होता है, स्मेल होती है ना, कि वो अच्छी स्मेल आ रही है, जैसे फूलों की खुशबू है तो अच्छी आ रही है, या कोई बेकार चीज कोई सड़ गल रही है तो वहां से क्या आती है? बैड स्मेल आती है ना। प्लीजेंट या अनप्लीजेंट कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है, अच्छी या बुरी कोई सी भी गंध हो सकती है। तो वो जो सेंस का काम जो करती है वो कौन सी नर्व करती है? ऑल फैक्टरी नर्व्स, है ना। ऑल फैक्टरी नर्व का फंक्शन है स्मेल करना किसी भी चीज को। ठीक, उसी के साथ साथ ये क्या करती है? स्मेल करने के साथ साथ ये जैसे ये स्मेल हुआ तो उसी के साथ दूसरी नर्व्स भी काम करेगी। जैसे हमें कोई बुरी स्मेल आती है तो हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं ना, या फिर हमारी नाक बंद कर लेते हैं या वहाँ से निकल जाते हैं। तो मतलब कि जब ये फंक्शन में आएगी तो दूसरी भी नर्व्स जो है अपना अपना काम शुरू करती हैं, तो वो भी आगे देखते हैं हम। तो ऑल फैक्टरी नर्व्स स्मेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और ये किस टाइप की नर्व है? सेंसरी नर्व्स है।
है ना, सेंसरी नर्व है, मतलब कि ये सेंस को लेकर के जा रही है ब्रेन तक और फिर वहां से जो है रिस्पॉन्स आता है। अगला देखो तो ऑप्टिकल नर्व हमने पढ़ा था, जब आई पढ़ा था हमने तो आई में देखा था कि आई में जो रेटिना है हमारा, उस रेटिना से यहाँ से नीचे से जो है ये आई बॉल था हमारा इस तरीके से, और इस आई बॉल में जो है रेटिना से पीछे से जो है ऑप्टिकल नर्व निकल रही है, तो वो ऑप्टिकल नर्व यही है। और ऑप्टिकल नर्व क्या काम कर रही है, विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मतलब कि जो हम देख रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल नर्व, हमें दिखाई, अगर ऑप्टिकल नर्व डैमेज होगी मतलब रेटिना से कोई भी जो है हम कह सकते हैं कि कोई भी सेंस ब्रेन तक नहीं जाएगा, और वहां तक नहीं जाएगा तो फिर हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक, ये नर्व कैसी है, ये भी सेंसरी है। ठीक है, तो स्मेल मतलब कि हमारी नाक, और विजन मतलब हमारी आंख। अगला देखो ऑक्यूलोमोटर नर्व, है ना, ऑक्यूलोमोटर नर्व जो होती है ये कई तरीके के फंक्शन करती है। इसमें से एक इसका फंक्शन होता है आई का मोशन करना, है ना। आई बॉल जो होती है हमारी, आई बॉल में मैंने आपको बताया था कि हम हमारी आंखों को हर दिशा में घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरीके से गोल उसको रोटेट भी कर सकते हैं। और अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारी एक आई को भी सेपरेट रोटेट कर सकते हैं और दूसरी आई को फिक्स भी रख सकते हैं अगर प्रैक्टिस करें तो, है ना। अदरवाइज तो क्या होगा, एक आंख को अगर हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी भी अपने आप क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। जिनकी प्रैक्टिस होती है वो सेपरेट भी इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो आई की जो बॉल है ये तो गई हमारी ऑप्टिक नर्व। अब इस आई बॉल के इस तरीके से यहाँ से कुछ मसल्स होती हैं, वो जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, वो मसल्स मैंने बताया था कि वो आई बॉल को एक तरीके से हैंडल करती है। आई बॉल को ऊपर करना है, नीचे करना है, किस तरफ ले जाना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इन मसल्स को जो मैसेज देने वाली नर्व है ना, वो कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। ठीक है, ऑक्यूलोमोटर नर्व, इसके नाम में ही मोटर आ गया है, मतलब कि ये क्या कर रही है, ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है कि भाई आंखों को ऊपर करो या आंखों को नीचे करो। अब देखो इसमें भी क्या है कि आंखों को ऊपर करने के लिए अलग नर्व है, नीचे करने के लिए अलग नर्व है, दाएं ले जाने के लिए अलग है, बाएं ले जाने के लिए अलग है, सबके लिए बहुत ही डिफरेंट है। तो उसमें से कुछ तो मैं आपको बताऊंगा अभी, और फिर उसके अलावा जो है वो बहुत डीप की बातें हैं तो उन पर हमें अभी नहीं जाना है। तो ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या कर रही है, आई बॉल के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहां से आती है, मिड ब्रेन से आ रही है, मिड ब्रेन हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, और दूसरा काम क्या है इसका, पलकों का झपकना, है ना, जो हमारी पलकें हैं, आंखें हैं, उनको बंद करना है हमें, या एक तो हम हमारी मर्जी से भी बंद कर सकते हैं आंखों को, ठीक है, वो भी कर रही है। दूसरा, जब पलकें हमारी झपकती हैं तो उस पर हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो अपने आप कुछ सेकंड्स के बाद वो अपने आप पलकें जो हमारी झपकती रहती हैं। तो वो जो काम है वो भी कौन कर रहा है, मतलब इनवॉलेंट्री हो जाता है वो कुछ समय के लिए। भाई जब हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर तक पलकों का झपकना रोक सकते हैं, ना, वो वैसा ही है जैसे सांसों को रोक सकते हैं। सांस को हमने रेस्पिरेशन को कुछ समय के लिए होल्ड किया, बट उसको हम ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वो होता है ना, गेम होता है कि पलकों को एक दूसरे के सामने आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं और बहुत देर तक, और कौन पहले झपकता है ना, ऐसा कंपटीशन होता है। तो हम हमारी पलकों को झपकने से ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकते हैं, है ना। वो भी किसकी वजह से होता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व की वजह से। या आंखों को बंद करना है वो भी इसी की वजह से होगा। फिर बंद करने के बाद भी हम आंखों को मोशन कर सकते हैं इस तरीके से, वो भी जो है इस नर्व की वजह से होता है। अगला देखो तो इसका टाइप मैं बता ही चुका हूँ कि ये मोटर नर्व है, मतलब कि ये जो है मस्तिष्क से संदेश को लेकर उस टारगेट ऑर्गन तक जाती है। अगला देखो ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व क्या कर रही है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ये भी आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसमें हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया कि ये आउटवर्ड और डाउनवर्ड, है ना, आउटवर्ड और डाउनवर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, ट्रोक्लियर नर्व। और अब यहां पर ही कौन सा बचा, देखो एक तो लेटरली बचा, तो उसके लिए भी एक नर्व नीचे पढ़ेंगे हम, वो भी रिस्पॉन्सिबल होगी। मतलब कि आई बॉल को अलग अलग दिशाओं में घुमाने के लिए भी अलग अलग नर्व है, ऐसा नहीं है कि एक ही नर्व उसको चारों दिशाओं में घुमा रही है ना। चलो फिर अगला देखो, तो ये जो नर्व है ये क्या काम कर रही है, ये भी मोटर नर्व है और आई बॉल के मूवमेंट का काम कर रही है। ठीक, अब देखो हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आउटवर्ड डाउनवर्ड, है ना, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि आई बॉल के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, फिर ट्राइजर्मिनल नर्व। ट्राइजर्मिनल नर्व जो होती है ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ना। जो वेगस नर्व है वो कैसी है, लॉन्गेस्ट नर्व है। वेगस नर्व लॉन्गेस्ट है और ट्राइजर्मिनल नर्व जो है वो लार्जेस्ट नर्व है। ठीक, फिर इसको डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है।
डेंटिस्ट नर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारा जबड़ा है, ये जो भाई एक ऊपर का जो जॉ है हमारा वो तो फिक्स्ड होता है, नीचे का जो जॉ होता है वो मूव करता है, जिसकी वजह से हम चबा सकते हैं, चिविंग कर सकते हैं, है ना। तो वो जो चिविंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल नर्व्स है वो कौन सी नर्व है? ट्राइजेमिनल नर्व है। चूंकि ये पूरे दांतों को मूव करती है, हमारा जो निचला जबड़ा है उसको मूवमेंट देती है, इसी वजह से इसको डेंटिस्ट नर्व भी कहा जाता है, ठीक। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ये याद रखना, ये पूछा जाता है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? ट्राइजेमिनल। और लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? वेगस, है ना। और डेंटिस्ट नर्व भी इसे कहते हैं। ये मिक्स्ड नर्व है। मिक्स्ड नर्व का मतलब सेंसरी भी है और साथ में मोटर भी है, मतलब सेंस को लेकर भी जाती है और वहां से जो है मैसेज को वापस लेकर भी आती है, ठीक है। फिर अगला चलो, तो एब्ड्यूसेंस नर्व, एब्ड्यूसेंस नर्व क्या कर रही है? ये भी आई बॉल को लेटरली मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल का मतलब साइड की तरफ, जो हमारा आई बॉल है, जो हमारी आंखें हैं, अगर वो साइड की तरफ जा रही है, मतलब कि वहां पर कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? एब्ड्यूसेंस नर्व रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और ये किस तरीके की नर्व है? मोटर नर्व है ना। मोटर नर्व का मतलब कि जो कि सिर्फ ब्रेन से मैसेज लेकर आ रही है। फिर अगला देखो, फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व तो नाम से ही क्लियर हो गया उसके कि ये फेस के एक्सप्रेशन को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, है ना। कोई भी अगर हम एक्सप्रेशन देते हैं फेस के ऊपर तो वो फेशियल नर्व के थ्रू होगा, क्योंकि फेशियल नर्व ही जो मैसेजेस है वो लेकर आएंगी और उसी प्रकार से हमारी जो फेस की मसल्स है वो मूव करेंगी। हंस भी सकते हैं हम, रो भी सकते हैं, या और भी दूसरी तरीके का कोई भी फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। दूसरा काम ये क्या करती है कि टंग के, हमारी जो जीभ है उसके 2/3 पार्ट्स को भी जो है ये वहां से भी सेंस लेकर आती है। भाई जैसे हमने देखा होगा ना कि जो हमारी जीभ होती है ना, जैसे इस तरीके से अगर मैं ये जीभ बनाऊं तो जीभ एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। तो देखो, मान लो ये हमारी टंग है, हमारी जीभ है, तो ये जो जीभ है इसको भी हम इसमें अलग अलग हिस्सों पर हमें अलग अलग टेस्ट फील होता है। हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया होगा, बट पिछले हिस्से में जो है हमें कड़वापन महसूस होता है ना। कभी ध्यान देकर देखना। फिर यहाँ पर जो है मीठा, जो भी मीठी चीज हम खाते हैं उसका सेंस यहाँ से जाता है, और इसी तरीके से अलग अलग सेंस होते हैं जो जीभ के अलग अलग हिस्सों से ब्रेन तक जाते हैं। तो अब जो हमारी ये जो नर्व है फेशियल नर्व, ये 2/3 पार्ट्स, मतलब जीभ के 3 में से 2 हिस्से जो होते हैं, मतलब अगर जीभ के मैं 3 हिस्से करूं तो 3 में से 2 हिस्सों से सेंस लेकर जाती है, कहां पर? ब्रेन तक जाती है, और उसके हिसाब से फिर ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अगला देखो और क्या कर रही है ये? फेशियल एक्सप्रेशन, है ना। फेशियल एक्सप्रेशन तो उसका नाम ही फेशियल नर्व है, इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन तो देगी ही वो। फिर अगला इसका जो है मिक्स्ड टाइप है, मतलब कि ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, ठीक। अगला देखो, तो वेस्टिबुलो कोक्लाई, इनर ईयर में कोक्लिया ऑर्गन पढ़ा था ना हमने, तो और इनर ईयर के अंदर ही वेस्टिबुला भी होता है, जो कि बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैंने बताया था आपको कि कान जो है वो 2 काम करता है, एक बैलेंसिंग का काम करता है और दूसरा हियरिंग का काम करता है। तो ये जो आपकी वेस्टिबुला कोक्लाई नर्व है, ये बैलेंसिंग का काम भी कर रही है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम मतलब वही बैलेंसिंग, और साथ में हियरिंग, है ना। सुनने के लिए जो नर्व, जो कान से जो नर्व जा रही है वो कौन सी है? ये वाली नर्व है। ये कौन सी नर्व है? सेंसरी नर्व है, मतलब कि सेंस को लेकर जाती है। तो देखो, इसमें तो कोई आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। नाक की बात हो रही हो, आंख की बात हो रही हो, कान की बात हो रही है, तो वो जो नर्व का टाइप होगा वो कौन सा होगा? सेंसरी होगा। वो सेंस को लेकर जा रही, क्योंकि ये तो सेंस ऑर्गन है सारे, है ना। अगला देखो, तो ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, फेरेंजियल जो वर्ड है ये टंग से रिलेटेड होता है ना। मतलब कि ये जो आपकी नर्व है ये भी क्या करेगी? टंग के 1/3 पार्ट, मतलब जो पार्ट हमारा बच गया है, भाई 3 में से 2 हिस्सों से तो कौन सी नर्व ने लेके गई? फेशियल नर्व ने सेंस को लेकर गया, और 3 में से जो एक हिस्सा बच गया, 1 पार्ट जो बच गया, उसको वहां से जो सेंस लेकर जा रही है वो कौन सी नर्व है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक। दूसरा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? निगलने के लिए। कोई भी चीज को जब हम खाते हैं और फिर अंत में हम उसको क्या करते हैं? निगल लेते हैं, तो वो जो निगलने की जो क्रिया होती है उसके लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ठीक। और ये भी मिक्स्ड नर्व है, मतलब कि मोटर भी है और सेंसरी भी है। फिर आती है हमारी वेगस नर्व, जो कि कैसी है? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, मतलब कि सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है। सबसे लंबी नर्व नहीं है, वो मैं आगे बताऊंगा कि सबसे लंबी नर्व कौन सी है ना। तो वेगस नर्व सबसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, और कहां से निकलती है? मेड्यूला ऑब्लांगाटा से निकलती है,
और इसके फंक्शंस बहुत सारे हैं। अब भी देखे थे हमने कि वेगस नर्व क्या क्या कर रही थी, कि वेगस नर्व जो है वो हार्ट बीट को जो है कंट्रोल कर रही थी, वेगस नर्व जो है वो लंग्स की जो रेस्पिरेशन है उसको कंट्रोल कर रही थी, लीवर के लिए, स्टमक के लिए, ये सारी चीज़ें, एड्रीनल के लिए ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी वेगस नर्व। तो उसके फंक्शन बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी ब्रांचेस अभी मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। फिर ये भी कैसी नर्व है, मिक्स्ड नर्व है, फाइन। अगला देखो तो एसेसरी नर्व जो है ये फोर्स रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हेड और शोल्डर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स रेस्पिरेशन का मतलब कि जैसे होता है ना, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लगा करके बोलता है कि जोर से सांस लीजिए, है ना, तो उस समय जो हम सांस लेते हैं वो एक फोर्स रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि वो नेचुरल नहीं है, वो हम हमारी मर्जी से हम उसको कर रहे हैं, तो इसलिए उसको हमने क्या बोला है कि ये फोर्स रेस्पिरेशन है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस रेट से रेस्पिरेशन करता है उस रेट से ज़्यादा रेट से हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। फिर हेड और शोल्डर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कौन सा टाइप है इसका भी, मोटर टाइप है। फिर अगला देखो हाइपोग्लोसल नर्व, ये क्या है, तो देखो हाइपोग्लोसल नर्व क्या कर रही है, टंग के मूवमेंट को, मतलब कि जो हम बोल रहे हैं इस समय, उस समय जो हमारी जीभ हिलती है ना, अब जीभ अगर हमारा जो टंग है अगर मूव नहीं करेगा तो हम प्रॉपर बोल भी नहीं पाएंगे, तो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है और टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो टंग के मूवमेंट के लिए अलग नर्व है और टंग से सेंस लेकर जाने के लिए दो अलग नर्व है ना, तो मतलब कि टंग में 3 नर्व जा रही है, एक फेशियल नर्व जा रही है, ग्लासोफेरेंजियल जा रही है और हाइपोग्लोसल जा रही है ना। तो ये सभी की सब, ये वाली जो नर्व है लास्ट वाली, ये टंग का मूवमेंट करती है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, और इसका भी जो टाइप है वो कैसा है, मोटर टाइप है, मतलब कि ये ब्रेन से जो है सिग्नल लेकर जाती है जिसकी वजह से हम जीभ को हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं और बोल सकते हैं, फाइन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सारी की सारी क्रेनियल नर्व्स थी जो मैंने आपको बता दी। अब इसमें से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना चाहिए वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना चाहिए, एक तो 2 चीजें याद रखो पहले, कि यहाँ पर वेगस नर्व जो है वो लॉन्गेस्ट नर्व है ना, फिर दूसरा जो ट्राइजर्मिनल नर्व है वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, उसको डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। ये 2 चीज़ें हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा फिर आप जितना याद रख सको वो आपको याद रखना है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक। उसके बाद आपको गैंग्लिया के बारे में याद रखना है कि गैंग्लिया क्या होता है ना, और फिर आपका जो है नर्व्स किसे कहते हैं, गैंग्लिया किसे कहते हैं। इसके बाद में मैं आपको डिसऑर्डर्स बताऊंगा, है ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमाग से संबंधित या हमारी जो तंत्रिकाएं हैं उससे संबंधित जो बीमारियां होती है, जिनकी वजह से पैरालिसिस होता है, जिनकी वजह से हमें ब्रेन में ट्यूमर बन सकता है, स्ट्रोक आ जाता है, इस तरीके की तो जो डिसीज़ है हमारी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम जो ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, जितना हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड था वो सब मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, कम से कम इतना हमको आना चाहिए, और इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने आपको बता दी है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ बता ही देता हूँ कि जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने दिमाग में उसको रखना है, ठीक है।